Hello dear students, in last class we are discussing Nernst equation and applications of Nernst equations. Today we will discuss Gibbs free energy. Gibbs free energy of a reaction for electrochemical cell. किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का अपने कैलकुलेशंस डिटर्मिनेशंस स्टडी करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम वर्क एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानी जाती है। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें जब सेल रिएक्शंस होती है तो उसमें सेल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो amount of charge passed in electrolytic solutions are multiplied with electrode potential to determine the Gibbs free energy. It means delta G is equal to NFE। और जब भी किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम वर्क होता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और उस समय डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो एन एफ क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। और ई क्या चीज है? सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड, राइट। तो इस तरह से अपने गिब्स फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो नेक्स्ट अपने एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज दी गई, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस। इसके लिए हमें एक रिएक्शन दी गई है, जिंक सिल्वर ऑक्साइड H2O, जिंक आयन Ag, ठीक है। और यहां अपने को क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। Ag का कितना है? 0.80 और जिंक का है -0.76। अब ये जैसे सेल रिएक्शन अपने को दी गई है, इस सेल रिएक्शन से अपने को पता चल रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड वर्किंग एज ए एनोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड वर्किंग एज ए कैथोड। अगर ये नहीं दिया जाए, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया जाए, तब भी हम इस चीज का इसकी वैल्यू से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन है कैथोड होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ किसकी वैल्यू ज्यादा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सिल्वर इलेक्ट्रोड की ज्यादा है। तो ये किसके रूप में काम करेगा? कैथोड के रूप में। और जिसकी कम है वो किसके रूप में काम करेगा? एनोड के रूप में, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसलिए इस वैल्यू से भी पता कर सकते हैं कि कौन वर्किंग एज ए एनोड और कौन वर्किंग एज ए कैथोड, और दिए गए केमिकल रिएक्शन से भी पता कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन सॉल्व। तो सेल रिएक्शन में Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एनोड। अब कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे क्या है? Ag पॉजिटिव, कन्वर्ट इन Ag। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag। NCr 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, क्या गया? Zn S प्लस Aq, 2Ag Aq, Zn 2 पॉजिटिव Aq प्लस 2Ag।
अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसका है? सिल्वर, तो उसकी वैल्यू क्या दी गई है? 0.80। माइनस एनोड क्या है? जिंक 0.76। तो ये स्टैंडर्ड क्या आ गया? 1.56 वोल्ट। ये ई स्टैंडर्ड आ गया। अपने को क्या डिटरमाइन करना था? ई स्टैंडर्ड, ठीक है। और यदि ई पूछता, ई स्टैंडर्ड नहीं, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम नरस्ट इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर लेते। परंतु उसमें क्या होनी चाहिए? साथ में कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि नरस्ट इक्वेशन हमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। अब सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा जी स्टैंडर्ड। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया, माइनस आएगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी में क्या आती है? डिक्रीजिंग, यानी कमी आती है, तो ही प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। और एनएफ अमाउंट ऑफ चार्ज, और ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, एन कितना है? 2, फेराडे कांस्टेंट 96,500 एंड ई कितना है? 1.56। देन कैलकुलेट एंड टू डिटरमाइन डेल्टा जी। तो इस टाइप से कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो नरस्ट इक्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड हो, हम इसी टाइप का जो आपको मैंने फॉर्मूले अब तक बताए हैं उसी बेस पे इनका क्या किया जाता है? सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, उसके अंदर कंडक्टेंस का डिस्कस करेंगे अपने। तो सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ आयन, ये कंडक्टेंस क्या है? व्हाट इज कंडक्टेंस? माइग्रेशन ऑफ आयन वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, उसको अपने कंडक्टेंस कहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, उसकी कंडक्टेंस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है। सबसे पहले है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, कोई भी आयन जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करता है तो उसके अंदर एक हिंड्रेंस आती है, अवरोध आता है। उस अवरोध को अपने क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो द हिंड्रेंस ऑफ ए कंडक्टर टू पासेज ए करंट, यानी करंट को पास करने में जो हिंड्रेंस है उसको किसके नाम से जाना जाता है? रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस ऑफ ए कंडक्टर टू पासेस ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर की हिंड्रेंस जो करंट पास करने में आती है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है तो इसके बारे में ओम ने बताया था। तो ओम, आर का जो यूनिट है वो ओम, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उसमें जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of conductor and cross section area of cross section of conductor A inversely proportional. So R is equal to इनवर्स प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो L अपॉन A, ठीक है। रो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब रेजिस्टिविटी रो क्या है, तो R इज इक्वल टू रो कब होगा, जब L इज इक्वल टू अपने क्या माने 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माने 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रो इज इक्वल देन R इज इक्वल टू क्या जाएगा रो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन द रेजिस्टेंस देन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस इज नोन एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या जाएगा R A अपॉन L। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। R क्या है यूनिट ओम, A क्या है मीटर स्क्वायर, L क्या है मीटर, तो ओम मीटर क्या गया ओम मीटर SI यूनिट, ठीक है। अब तक के टॉपिक में हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस, फिर हमने क्या देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब आगे लेंगे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, या उसी टाइप से इसमें जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो उसकी जगह क्या जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो अब कंडक्टेंस क्या है, नेक्स्ट क्या है कंडक्टेंस, थर्ड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे था, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, सी या इसको जी से, इसका सिंबल है जी। कंडक्टेंस क्या होगा, द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, यानी जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां कंडक्टेंस क्या होगी कम, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां कंडक्टेंस क्या होगी ज्यादा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स। अब कंडक्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कप्पा क्या बोलते हैं इसको कप्पा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या था रो, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का है कप्पा सिंबल, ठीक है। तो जिस प्रकार से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, उसी प्रकार से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा इनवर्स होगा, यानी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का है, तो यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा इनवर्स। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो के अपने क्या
ड्राइव क्या था, आर ए अपॉन एल, तो एल आर ए, ठीक है। कप्पा इज इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन आर ए। तो ये इंपॉर्टेंट। अब आगे नेक्स्ट, आप जानते हो 1 अपॉन रो क्या है, सी, एल अपॉन ए, सॉरी जी, सिंबल क्या है इसका, जी, नए आईपीसी के अकॉर्डिंग जी। तो जी 1 अपॉन आर क्या आ गया, जी एल अपॉन ए। और सेल कांस्टेंट जी स्टार एल अपॉन ए किसी भी कंडक्टेंस वायर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो अपने रेशो है वो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, तो अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल अपॉन आर ई। मैंने आपको बताया कि G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। जी क्या चीज है, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन आर यानी कंडक्टेंस, और कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन आर को जी से अपने इस इक्वेशन में रखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एल अपॉन ए। और मैंने आपको बताया एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो जी डॉट जी स्टार, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी वायर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशो है वो सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो या जी स्टार इज इक्वल टू अपने क्या लिख सकते हैं, कप्पा अपॉन जी। कप्पा क्या चीज है, कंडक्टिविटी, और जी क्या चीज है, कंडक्टेंस। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का जो रेशो है वो सेल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और या फिर जी स्टार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, आर की, आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस, और के क्या चीज है, कप्पा, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल में काम आते हैं, ठीक है। हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस 1 अपॉन रो, तो की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स या महो, ठीक है। और कप्पा की क्या होगी, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स। कप्पा इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन रो, ठीक है, या महो मीटर इनवर्स, ये इनकी एसआई यूनिट है। तो इस टाइप से इनसे रिलेटेड 4 पॉइंट्स हमने पढ़े, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ये है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशंस। तो जो टॉपिक्स आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें आप आराम से घर पे देखें, उन वीडियो की सहायता से नोट्स बनाएं। और आपको मैंने बताया था कि सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और नेक्स्ट जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इनमें ज़्यादातर एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपको यहाँ एक एक बात मैं ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूँ उन्हें अच्छी तरह से आप नोटिफाई करें, बार बार प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।